एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर सुन के ना हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेने में सस्ता है, चलाने में सस्ता है, भैया लॉटरी ही लॉटरी। लेकिन अक्सर जो लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं ना, उनके साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़र्स भी आते हैं। दिखने में अजीब से होते हैं, क्वालिटी चीप होती है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होते और चलने में तो भाई पूछो ही मत। यही कहानी बदलना चाहता है टीवीएस इस स्कूटर के साथ, जो कि है ऑर्बिटर। ये 1 लाख के अंदर आ जाता है, दिखता फंकी है, फीचर्स ठीक ठाक है, स्टोरेज भी अच्छा है। तो क्या फाइनली एक नो कॉम्प्रोमाइज सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर बन सकता है, या इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो अभी हमें नहीं दिख रही हैं? चलिए आज साथ मिलकर यही पता लगाते हैं इस रिव्यू में। इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो सबसे पहले अपन इसकी रेंज और चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं। अब इसकी रेंज कहने के लिए तो जो भी हो, रियल वर्ल्ड में ये आपको अगर आप आराम से चलाएंगे तो लगभग 100 किलोमीटर ऑन रोड दे देगा। अगर आप इसको सिटी मोड में चलाएंगे, थोड़ा फास्ट चलाएंगे, तो ये लगभग आपको 88-89 किलोमीटर भी दे सकता है। अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूं तो इसमें आपको डीसी फास्ट चार्जिंग या फिर एसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इसके साथ इसका एक ऑन बोर्ड चार्जर आता है जो आपको अपने घर के सॉकेट में लगाना पड़ेगा और उसके साथ आपको ये 4.5 घंटे में पूरा चार्ज होके भी मिल जाएगा। अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही बैटरी ऑप्शन आ रहा है एज स्टैंडर्ड, और कोई भी और वेरिएंट नहीं है जिसमें आपको कोई बड़ी या छोटी बैटरी मिल पाए। हालांकि मेरी एक छोटी सी शिकायत है, और वो ये कि आजकल जितने भी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर वो जो बड़ा चार्जिंग बॉक्स होता है उसको स्कूटर में ही इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि आपको अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा केबल लेके ही जाना पड़े। वो चीज़ ऑर्बिटर के साथ नहीं है। इसका चार्जर अभी भी बड़ा है, बल्कि है, और अगर आप उसको डिग्गी में रखते हैं तो बाकी सामान की जगह खा जाता है। पहली चीज जो ऑर्बिटर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसका साइज। ये फोटोज में जितना बड़ा लगता है ना, एक्चुअली में उतना बड़ा है नहीं। लेकिन क्योंकि इसका डिजाइन काफी स्क्वायर रखा गया है, इसमें बहुत सारे स्क्वायर कट्स आ जाते हैं, इस वजह से अपने साइज से थोड़ा बड़ा लगता है और रोड प्रेजेंस भी अच्छी मिलती है। और ऑफ कोर्स इसको साइज में और बड़ा दिखने में हेल्प करती है ये बड़ी फ्लाई स्क्रीन। देखने में तो ये डेफिनेटली लो कॉस्ट नहीं लगता, इनफैक्ट ये काफी फंकी और कूल दिखता है। जो इसके सारे मल्टी कलर्ड पैनल्स हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, जिस तरीके से इसका ओवरऑल डिजाइन है, वो काफी कूल लगने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी काफी मॉडर्न है। सामने की तरफ इसको एक 14 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, जो कि इसको साइज में बड़ा दिखने में और भी ज्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट 14 इंच का अलॉय व्हील्स हमने आज तक सिर्फ स्पोर्टी स्कूटर्स में ही देखे थे, यहाँ पे एक अच्छा एडिशन भी है। इसके बाद आपको गाड़ियों जैसे सामने की तरफ कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं, और इसके अंदर ही इंडिकेटर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है, तो ये लुक भी बड़ा ही कूल लगता है। फ्रंट फेस यहाँ पे प्लेन तो है, लेकिन बोरिंग डेफिनेटली नहीं है। बहुत सारे पैनल्स यहाँ पे इंटरलॉक होते हैं, बहुत सारे कलर्स का एडिशन हो जाता है, तो ये दिखने में यहाँ से भी फंकी लगता है। और जो सामने आप पैनल देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक पैनल ही है। अगर ये खुलता और यहाँ पे इसका चार्जर लगता तो कितना कूल फील होता। साइड एंगल से स्कूटर के जो प्रैक्टिकलिटी के इंटेंशंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लो है और काफी लंबा है, तो वहां पे आपको काफी स्टोरेज भी मिलने वाली है। अगर मैं लुक की बात करूं तो साइड से भी वो काफी क्लीन रहता है। जो ग्रैब रेल्स हैं, जो पीछे पिलियन के फुट पेग्स हैं, वो एकदम फ्लश पैनल्स के साथ में बैठते हैं। बस ये जो साइड स्टैंड है ना, ये थोड़ा और लगता है। अगर ये भी फ्लश बैठता तो और मजा आता। अगर कोई एक एंगल है जहां से स्कूटर थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट लगता है, तो वो है ये रियर वाला एंगल। क्योंकि यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो इसमें एक 12 इंच का व्हील ही आता है हब मोटर के साथ, यानी कि मोटर उस व्हील के अंदर ही लगी हुई है, तो ये यूनिट काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है। इनफैक्ट ये जो पीछे की सीट हाइट है ये भी काफी लो है, तो बैठने के लिए तो कंफर्टेबल होने वाली है, लेकिन दिखने में थोड़ा छोटा लगने लगता है। हालांकि डिटेल्स पे वंस अगेन यहाँ पे काफी ध्यान दिया गया है, क्योंकि जो आप पीछे का टेल लैम्प देख रहे हैं, ये पूरा गाड़ियों जैसा ही कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाता है, और वहीं पे साइड में भी यहाँ पे इंडिकेटर्स को इंटीग्रेट किया गया है। तो ओवरऑल ये जो स्कूटर है ये थोड़ा कॉम्पैक्ट जरूर है, बट दिखने में बड़ा लगता है। रोड प्रेजेंस भी इसकी अच्छी है, डिटेल्स काफी शानदार है, कलर्स बड़े फंकी हैं, और अगर आप इसको चलाओगे तो आप डेफिनेटली बड़े कूल लगोगे। ऑर्बिटर के साथ आपको ये 6 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, और मेरे 2 पिक डेफिनेटली इसमें से हैं ये ब्लू और नियॉन ग्रीन, और ब्लू और ये ब्राइट ब्लू वाला। लेकिन अगर आप थोड़े सीनियर हैं, आप थोड़े बड़े, आपको सोबर कलर चाहिए, तो फिर आपको ये सिल्वर जरूर देखना चाहिए। सिल्वर ग्रे का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। वो जो पीछे के 3 मैट कलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा प्लेन लगते हैं। अभी ये स्कूटर दिखने में तो कूल है, लेकिन कुछ फिनिशिंग टचेस इसमें ऐसे हैं जो कि बेटर जरूर होने चाहिए थे। जितने भी नट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि सामने की फ्लाई स्क्रीन पे हो गए या फिर नीचे की तरफ फ्लोर बोर्ड पे हो गए, वो सारे ओपन और एक्सपोज हैं। इस पे एक रबर कैप या एक प्लास्टिक कैप तो जरूर आना ही चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम में यहाँ पे रस्टिंग एलिमेंट्स भी दिखने लग जाए। इसके अलावा जो इसमें स्विच गियर भी आता है, उसकी क्वालिटी बहुत ही एवरेज मिल जाती है। प्लास्टिक्स जो हैं वो थोड़े स्क्रैची हैं, और ओवरऑल जो स्कूटर की बिल्ड है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फील नहीं होती।
अब मैं ना आपको फटाफट एक अजीब सा फंडा बताता हूँ। स्कूटर के साथ आपको दो अलग तरीके की ग्रैब रेल्स मिलती हैं। जो डार्क और अंकल दिखने वाले कलर्स है ना, उसमें वो पुरानी गोल वाली ग्रैब रेल मिल जाती है, और ये जो कूल फंकी दिखने वाले कलर्स है उसके अंदर ये मॉडर्न वाली ग्रैब रेल मिल जाती है। अब टीवीएस ये जरूर बोलता है कि आप डीलरशिप पे चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी ग्रैब रेल अपने स्कूटर में लगवानी है, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन दो अलग अलग ग्रैब रेल मिलना कलर्स के हिसाब से थोड़ी अजीब बात नहीं है? अब ये एक लो कॉस्ट स्कूटर है, तो भाई इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज फीचर्स में तो होने ही वाला है, और शुरुआत हुई है सेफ्टी के साथ। अब इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, एक ड्रम ब्रेक सेटअप ही मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, यानी कि जब आप रियर ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ा पोर्शन फ्रंट ब्रेक का भी अप्लाई होता है एक अच्छे और सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। इसके अलावा एक और अच्छी चीज मिल जाती है जो कि है हिल होल्ड। मान लीजिए आप किसी इंक्लाइन पे खड़े हैं, जैसे किसी मॉल की पार्किंग के एग्जिट में खड़े हैं और सामने लाइन लगी हुई है, तो जब आप ब्रेक लगा के रखते हैं, जब ब्रेक छोड़ते हैं तो स्कूटर ऑटो होल्ड में चला जाता है, यानी कि पीछे की तरफ रोल बैक नहीं करता है। ये एक डेली यूज में आना काफी कन्वीनियंट फीचर है, और यहाँ पे होना भी अच्छी बात है। और फिर इसके अंदर आ जाता है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल की जरूरत सिटी में मेरे को तो आज तक नहीं पड़ी, और अगर आपको पड़ी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन हाँ, इसके अंदर आपको फीचर जरूर मिल जाता है, यानी कि अगर आप सिटी में 25 से लेके 60 तक इसकी रेंज रहती है, अगर उस रेंज में कहीं जा रहे हैं और अपने थ्रॉटल को लॉक करना है, आपको एक स्पीड को सेट करके थ्रॉटल छोड़ना है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। और इसको यूज करना भी काफी सिंपल है, वो मैं आपको आगे राइड करते हुए बताऊंगा। अब फाइनली आ जाते हैं इस कलर एलसीडी डिस्प्ले की तरफ। अब ये दिखने में तो काफ़ी कूल लगता है, कलरफुल भी है, लेआउट भी काफ़ी नीट है, क्योंकि जितनी भी की इन्फॉर्मेशन है वो आपको सामने ही दिख जाती है। स्पीड की बात करो, ऊपर बैटरी परसेंटेज मिल जाती है, नीचे डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाता है, मोड्स भी आपको सामने ही अवेलेबल मिल जाते हैं, तो इसको रीड करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन जब सूरज बिल्कुल आपके सर पे होता है, जब ब्राइट सनलाइट होती है, तो ये रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा पकड़ता है, और तब थोड़ी दिक्कत ज़रूर आती है। इसमें अगर मैं और फीचर्स की बात करूं तो इससे आप अपना फ़ोन भी पेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट भी मिलने वाला है। और इसके साथ आप जियो फेंसिंग भी सेट कर सकते हैं, आप अपनी लाइव लोकेशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, और थेफ्ट अलर्ट्स भी इसमें मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको एक यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है, तो स्कूटर चलाते हुए अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है तो वो करना भी पॉसिबल है। अब फीचर्स की बात यहीं पे खत्म हो जाती है। इन चीज़ों के अलावा इस स्कूटर में और कुछ भी नहीं आता। अगर मेरी माने तो इसमें क्रूज कंट्रोल की जगह एक डिस्क ब्रेक आ जाना चाहिए था। किसी एक चीज पे अगर टीवीएस ने दिल से ध्यान दिया है स्कूटर पे, तो वो है इसकी प्रैक्टिकलिटी पे। शुरुआत करते हैं सामने की तरफ दिए गए स्टोरेज यानी कि इस कमी होल के साथ। तो ये भी काफी लंबा आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप फोन, ग्लव्स वगैरह आसानी से रख सकते हैं, और क्योंकि ये एक लो स्पीड स्कूटर है तो गिरने का डर भी यहाँ पे उतना नहीं रहता। फिर इसके अंदर आपको एक मल्टी फंक्शन की स्लॉट भी मिल जाता है, तो यहीं से आप स्कूटर को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, और यहीं से इसकी सीट को भी ओपन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर दो हाफ फेस हेलमेट आराम से बैठ जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरेज वाली जगह है। पूरी सीट के नीचे आपको स्टोरेज मिलने वाला है, तो अगर आपको कोई बहुत सारी ग्रोसरीज भी इसमें रख के लेके जानी है, डिलीवरी के लिए अगर कुछ ज़्यादा सामान भी रखना है, तो वो इसमें आसानी से आ जाएगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि ये बहुत डीप नहीं है, तो अगर कोई बड़ा बैग हुआ या फिर आपने ग्रोसरीज को एक बड़े बैग में पैक किया, तो शायद उसके साथ ये सीट बंद ना हो पाए। खुला सामान यहाँ पे रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और फुल फेस हेलमेट अगर छोटा हुआ तो आ जाएगा, अगर कोई बड़ा फुल फेस हेलमेट हुआ तो वो भी यहाँ पे नहीं आने वाला। अब इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो ये कि इतनी प्रैक्टिकल स्टोरेज तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे एक बूट लाइट भी देते तो बेटर रहता। और फिर बात करते हैं इस फ्लोर बोर्ड की, जो वाकई में काफ़ी स्पेशियस है। जो अपना कैबिन लगेज होता है एयरक्राफ्ट वाला है, वो बड़ा वाला बैग वो मैंने यहाँ पे रख के देखा था, और वो यहाँ पे आसानी से फिट आ गया था, क्योंकि सामने की एज, ये बीच की एज बिल्कुल स्क्वायर आपको एक शेप दे देती है सामान रखने का, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल भी है यूज़ करने में। प्लस सामने की तरफ आपको एक बैग हुक भी मिल जाता है 3 kg वाला, तो अगर कोई सामान वहाँ फंसा के या लटका के रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं एडेड सेफ्टी के लिए। लेकिन ये जो हुक है ना, ये थोड़ा फ्लिम्जी फील होता है। और फाइनली इसकी जो सीट है ये भी काफ़ी लंबी और बिल्कुल फ्लैट है, तो अगर कोई बड़ा बैग आपने पीछे लटका रखा है या आप कोई डिलीवरी का बॉक्स अपने पीछे लेके जा रहे हैं, तब भी ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। इनफैक्ट टीवीएस तो यही बोल रहा है कि जो स्कूटर है वो उन्होंने काफ़ी हद तक जो लास्ट माइल डिलीवरी लोग करते हैं, आपके घर में 10 मिनट के अंदर जो ग्रोसरीज लेके आते हैं, उनके लिए भी अच्छे से सोच के डिज़ाइन किया है, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल टच है। बस अगर कुछ चीज़ें इसमें और होती, जैसे कि पीछे की तरफ एक एक्सेसरी में टॉप बॉक्स मिल जाता, या फिर एक इंटीग्रेटेड इसके अंदर फ़ोन होल्डर भी आ जाता ना, तो उनके लिए काम और भी बढ़िया हो जाता। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऑर्बिटर अच्छे से प्रैक्टिकल है।
लास्ट माइल डिलीवरी के अलावा ऑर्बिटर उन लोगों के लिए भी डिजाइन किया गया है जो पहली बार एक स्कूटर चला रहे हैं, जो पहली बार अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले हैं, और उसके लिए जरूरी होती है एक लो सीट हाइट और एक अच्छा हैंडल बार अप्रोच, और वो दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस और मैं आराम से स्कूटर को फ्लैट फुट कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये स्कूटर एक्चुअली में काफी लाइट है और काफी हल्का भी फील होता है, तो अगर इसको पार्किंग लॉट में कहीं पे मूव करना है या कहीं पे साइड में लेके जाना है, धक्का देके लेके जाना है, तो वो काम भी इस पे काफी आसान हो जाता है। और फिर आता है राइडिंग पोस्चर। तो इसका जो फ्लोर बोर्ड है ये भी अच्छी हाइट पे दिया गया है, प्लस ये जो हैंडल बार है ये थोड़ा वाइड है, तो यहाँ पे भी आपको एक कमांडिंग पोस्चर मिल जाता है, तो आपको इसको चलाते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पिलियंस के लिए भी मामला कंफर्टेबल है। अब ये जो सीट है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे कितनी जगह मिल जाती है, तो दो हट्टे कट्टे लोग भी अगर इस पे बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जगह की। इनफैक्ट ये जो आप फुट पैक्स देख रहे हैं पिलियन के, ये भी काफ़ी अच्छे से प्लेस करे गए हैं, थोड़े नीचे रखे गए हैं, तो उसका जो फुट पोजीशन रहता है वो भी काफ़ी नेचुरल रहता है, और डेफिनेटली ये राइडर और पिलियन दोनों के लिए एक कंफर्टेबल स्कूटर है। और अगर पार्किंग लॉट में इसको आपको कहीं मूव करना ही है तो इसके अंदर एक पार्किंग मोड वाला फीचर भी आ जाता है, जिसमें आगे जाते हुए भी आपकी टॉप स्पीड लिमिटेड रहेगी और फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करने से पहले मुझे आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि इसकी जो टॉप स्पीड है ना वो 65 पे ही कैप कर दी गई है, जो आपको ऑन बोर्ड पे 68 किलोमीटर/आवर की स्पीड दिखने वाली है। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो 16 से 18 साल के बीच में आपको लर्निंग परमिट मिलता है एक टू व्हीलर चलाने के लिए, उसमें आप सिर्फ वही टू व्हीलर चला सकते हैं जिसकी टॉप स्पीड 70 से कम हो, और उस लाइसेंस के लिए इस व्हीकल को क्वालिफाई करने के लिए इसमें वो कैप दिया गया है। तो अगर आपके पास वो अर्ली परमिट है तो आप इसको चला सकते हैं, लेकिन iQube को नहीं, क्योंकि उसकी टॉप स्पीड 70 से ज्यादा है। अब ऑब्वियसली उस लिमिटेड रेंज के अंदर आपको फन और एक्साइटिंग परफॉर्मेंस तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो आपको मिलता है ना वो एक बहुत ही स्मूथ और लीनियर परफॉर्मेंस है, एक अच्छे थ्रॉटल रिस्पॉन्स के साथ। अब इसके अंदर दो राइडिंग मोड मिल जाते हैं। सबसे पहला है इको, फिर आता है सिटी। जो इको है वो लगभग 45 kmph तक लिमिटेड है, और सिटी आपको वो आगे 65 तक जाने का फ्रीडम देता है, और स्कूटर को चलाते हुए ऑन द फ्लाई भी वो शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों के अंदर जो आपको एक्सेलरेशन मिलता है ना वो स्मूथ मिलता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्कूटर बहुत ही स्लगिश है या स्लो है, लेकिन जब आप पूरा थ्रॉटल देना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये बहुत फास्ट स्कूटर भी नहीं है। अब छोटे मोटे ओवरटेक्स के लिए तो ये सही है, जैसे कि आपको किसी रिक्शा को ओवरटेक करना है या किसी स्लो मूविंग टू व्हीलर को ओवरटेक करना है, लेकिन अगर आपको 40-50 पे भी ओवरटेक करना पड़ा किसी कार को या किसी टू व्हीलर को, तो वो चीज़ ये स्कूटर नहीं कर पाएगा। अब अगर आप और मैं ये स्कूटर चलाएंगे तो हमें डेफिनेटली उसके परफॉर्मेंस में कमी फील होगी, लेकिन ये स्कूटर आपके और मेरे लिए नहीं बना है। ये बना है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार स्कूटर चलाना सीखा है, और उनको इसके परफॉर्मेंस से शायद शिकायत नहीं आने वाली है। जो बिल्कुल ही यंग लोग हैं, जो अभी भी स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस काफ़ी है। वो उनको ओवरवेल्म नहीं करेगा, कभी भी डराएगा नहीं। अगर पूरा थ्रॉटल भी खोल दो तो एक्सेलरेशन स्मूथ रहता है, जेंटल रहता है, स्पीड्स कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ या अनकंट्रोलेबल नहीं होती, तो उनके लिए ये एक बहुत ही सेफ स्कूटर है, और उनके पेरेंट्स को भी ये बात बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपके घर में कोई दादा दादी भी ये स्कूटर यूज़ करने वाले हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वंस अगेन इसकी स्पीड कभी भी ओवरवेलमिंग या फिर बहुत ज़्यादा या डेंजरस नहीं होती। ये स्कूटर हमेशा कंट्रोल में रहता है, हल्का रहता है, चलाने में ईजी फील होता है, और इस वजह से या तो बहुत ज़्यादा एल्डरली या बहुत ज़्यादा यंग लोगों के लिए ये एक अच्छा फिट रहेगा। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस स्कूटर को प्लीज़ आप हाईवे के ऊपर मत लेके जाना। अब बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं उसके अंदर से हाईवे निकलते हैं, या फिर हाईवे से होते हुए आप किसी दूसरे पार्ट ऑफ सिटी में जाते हो, वहाँ पे क्योंकि इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 65 पे ही कैप करी गई है, ये थोड़ा डेंजरस बन जाता है। जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक होती हैं, वो 80-85 पे से जब आपके साइड से निकलते हैं तो वो फीलिंग अच्छी नहीं होती, उससे स्कूटर थोड़ा हिलने लग जाता है, और एक लो स्पीड स्कूटर वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता और ज़्यादा सेफ भी फील नहीं होता। तो अगर आप ये स्कूटर लेते हैं तो इसको सिटी लिमिट्स में ही रखिएगा। देखो, इस स्कूटर में मेरे हिसाब से तो क्रूज कंट्रोल की कोई जगह नहीं है। ये एक लो स्पीड स्कूटर है, सिटी के अंदर काम में आने वाला है, क्रूज कंट्रोल का इसमें कोई काम नहीं। लेकिन अगर अब इसमें है, आपको यूज़ करने का मन करे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। इसकी जो लिमिट है वो नीचे शायद 25 से स्टार्ट होती है और ऊपर 60 तक जाती है। उस रेंज के अंदर अगर आपने कॉन्स्टेंट थ्रॉटल को पकड़ा हुआ है, जैसे कि आपने अभी इसको 33 पे पकड़ा हुआ है, आप एक बार क्रूज कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो ऊपर आपको पता चल जाएगा कि वो एक्टिवेट हो सकता है।
जब आप दूसरी बार दबाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि स्पीड 34 पे ही लॉक हो गई है। तो मान लीजिए आप सिटी में जा रहे हैं, अगर बिल्कुल ही ओपन है, आपको 20 से 60 के बीच में अगर ये स्कूटर चलाना है तो उस स्पीड पे आप कहीं पे भी इसको लॉक करके थ्रॉटल को आराम से छोड़ सकते हैं और स्कूटर उसी स्पीड पे चलता रहेगा। और अगर आपको इसको रोकना है तो आपको सिंपली कि कोई भी ब्रेक दबाना है, उससे भी ये डिसएंगेज हो जाएगा। और या फिर आप किसी को ओवरटेक करने के लिए थ्रॉटल भी देते हैं तो भी ये डिसएंगेज हो जाता है। ये काम अच्छे से करता है, इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती, लेकिन ये कितना यूज़फुल है पता नहीं। अब क्योंकि ये स्कूटर डिज़ाइन किया गया है पहली बार स्कूटर चलाने वालों के लिए, तो इसकी हैंडलिंग बहुत ही लाइट और एफर्टलेस होना ज़रूरी है। और अच्छी बात है कि ये बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये स्कूटर अपनी फीट पे बहुत ही लाइट फील होता है। जब आप इसको चला रहे होते हैं तो इसका वेट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ऊपर से जब आपको क्विकली किसी को लेन चेंज करना पड़ता है या किसी को ओवरटेक करने के लिए साइड में जाना पड़ता है तो वो भी बिल्कुल एफर्टलेसली हो जाता है। आपको बस थोड़ा सा स्कूटर को मोड़ना है और ये आराम से डायरेक्शन चेंज करता है और कॉन्फिडेंटली और स्मूथली करता है। तो ये काम करते हुए आपको बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं होगा या डर नहीं लगेगा। हमेशा ये स्कूटर आपके कंट्रोल में ही रहने वाला है। तो इसकी जो हैंडलिंग है वो बहुत ही सेफ है, बहुत ही बैलेंस्ड है और वो चीज़ सभी को पसंद आने वाली है। अब हमने स्कूटर को टेस्ट किया है इस टीवीएस के टेस्ट ट्रैक पे, यानी कि उनकी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे रोड्स बहुत ही स्मूथ रहती हैं। लेकिन पीछे की तरफ एक सिटी सिमुलेशन है जहाँ पे कुछ स्पीड ब्रेकर्स है और उस पर हमने इसको काफ़ी डिफरेंट स्पीड्स पे लिया। और ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि इसको जो इन्होंने ट्यून किया है सस्पेंशन को, वो कंफर्ट के लिए ट्यून किया है। किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाते हुए आपको झटका फील नहीं होता है, प्लस उसके ऊपर से थोड़ा तेज भी निकलेंगे तब भी जो कुशनिंग है वो थोड़ी सॉफ्ट और फ्लश फील होती है। तो अगर आप इस स्कूटर को सिटी पे रोड्स पे भी चलाएंगे तो मैं ये मान सकता हूँ कि इसका जो कंफर्ट है वो अच्छा मेंटेन रहने वाला है। लेकिन ये पॉट होल्स में कैसा फील होगा, लेवल चेंजेस पे कैसा फील होगा और हाई स्पीड पे ज़्यादा बाउंसी तो नहीं हो जाएगा, वेल ये तो हम इसको पूरे में चला के ही बता पाएंगे। टीवीएस ऑर्बिटर क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, वेल ये बात बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। ये कोई एक जनरल या होलिस्टिक फैमिली स्कूटर नहीं है। इसके जो फीचर्स हैं, भले वो सेफ्टी के हो या कन्वीनियंस के हो, वो आपको थोड़े कम मिल जाते हैं। जो डायमेंशंस हैं वो थोड़े कॉम्पैक्ट हैं, परफॉर्मेंस पे भी अच्छे से कैप किया गया है। तो डेफिनेटली अगर आपको एक फैमिली स्कूटर चाहिए तो ये आपको वो ऑलराउंड एक्सपीरियंस डिलीवर नहीं कर पाएगा और इसकी जगह आपको डेफिनेटली iQube को या फिर उसके राइवल्स को जैसे कि चेतक या फिर रिश्ता को ही देखना चाहिए। हालांकि ये स्कूटर जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम ये बेहतरीन तरीके से कर पाता है। सबसे पहले अगर आप अभी यंग हैं, 16 साल के हुए हैं और 18 साल तक आपको स्कूल जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो वो काम ये अच्छे से कर पाता है। इस पर आपका चालान तो नहीं कटेगा, उसके अलावा इसमें भर के आपको प्रैक्टिकलिटी मिल जाएगी। जो परफॉर्मेंस है वो कैप्ड है, लेकिन डेली राइडिंग में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये हमेशा सेफ फील होता है। इनफैक्ट अगर आपके दादा दादी भी स्कूटर लेके बाहर जाते हैं तो उनको भी ये स्कूटर बहुत पसंद आने वाला है। ये स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, भर के प्रैक्टिकल है, परफॉर्मेंस इसका बहुत सेफ है। तो जनरली ये एक स्कूटर बहुत ही ऐसा सेफ चॉइस सामने आता है। और फिर आता है लास्ट माइल डिलीवरी वाले लोग जो आपके घर पे ग्रोसरीज वगैरह लेके आते हैं, 10 मिनट्स में डिलीवरीज लेके आते हैं, उनके लिए भी ये स्कूटर काफी कुछ ऑफर कर रहा है। लंबी सीट मिल जाती है, आपको कंफर्ट मिल जाता है, काफी सारा स्टोरेज ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है, प्लस इसकी जो रेंज है 100 किलोमीटर की, वो भी एक दिन के लिए बहुत है। तो ये वो दो काम हैं जिनके लिए स्कूटर बनाया गया है और ये दोनों ही काम ये काफी अच्छे से कर पाता है। अब डिसाइड आपको ये करना है कि आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक फैमिली स्कूटर लेना है या फिर एक बहुत स्पेसिफिक इन दो काम के लिए स्कूटर। और जैसे ही आप वो डिसाइड कर पाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्बिटर आपके लिए है या नहीं।